हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज़, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5 फरवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग डेली करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो जो कि मिडल हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो आज उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे को टॉपिक होता है हमारा सैटरडे स्पेशल। और सैटरडे स्पेशल के लिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक रखे हैं ये तो अभी हम नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। करंट अफेयर डिस्कशन के बाद ही बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए सूचना है कि जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा कर के ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं इसकी PDF 1 लाइनर में वहाँ शेयर कर दी जाती है, तो आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिन भर में थोड़े थोड़े करके डाले जाते हैं, जिससे आप जा कर के वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। और जो भी इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है हमसे, वो भी जा कर के जुड़ सकता है। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। तो चलते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। ये हैं रवि मित्तल जी, इन्हीं को IBBI का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बिहार कैडर के, ये रवि मित्तल जी जो हैं ये बिहार कैडर के 1986 बैच के क्या हैं? IS अधिकारी हैं। और ये इन्हें जो अपॉइंट किया गया है 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो 5 साल की अवधि के लिए और 65 साल, तो इन दोनों में जो भी पहले होगा उसी मतलब अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया। 5 ईयर्स या 65 ईयर, जो भी पहले हो उसी के उसमें इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और रवि मित्तल जो हैं ये खेल विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। और अगर बात करें IBBI के बारे में, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इंसॉल्वेंसी जो कार्यवाही है, और भारत में इंसॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसी, इंसॉल्वेंसी पेशेवर और सूचना उपयोगिता जैसी संस्था की क्या करती है? देख रेख के लिए यह क्या है? एक एजेंसी है, एक नियामक संस्था है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि IBBI का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी IBC के तहत, एक मिनट, इसकी स्थापना हुई थी IBC के तहत 1 अक्टूबर 2016 को। इसकी स्थापना IBC के तहत 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। अगर बात करें, ये इसके दूसरे नंबर के अध्यक्ष हैं रवि मित्तल जो हैं, क्योंकि 2016 में बना था, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, गठन हुआ था। 2016 के बाद 5 ईयर्स के लिए जो थे, इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? MS साहू।
क्या नाम था इसके पहले? MS साहू। तो ये जो रवि मित्तल इस बार नियुक्त हुए हैं तो ये सेकंड नंबर के हैं और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा उसी के तहत इनका क्या होगा, इनका टाइम उतने टाइम के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसे UGC के नए चेयरमैन के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है? UGC के नए चेयरमैन के पद पर हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका क्या नाम है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। तो ये जो हैं ये अब देख लेते हैं कि ये तो इनकी जो नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति 5 ईयर 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और बात करें UGC की, UGC को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट GRANT ग्रांट कमीशन, यानी कि हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसकी स्थापना जो है ये 1956 में हुई थी। UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं ये JNU के कुलपति हैं। ये JNU के कहाँ हैं? कुलपति हैं। वहाँ पर ये कुलपति 2016 से ही हैं। तो ये इनके बारे में जो जानकारी ज़रूरी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिख रहा होगा कि प्रोफेसर M जगदीश कुमार अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UGC। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, किसके द्वारा जारी, पहले तो ये देखना है किसके द्वारा जारी हुआ है। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? एक ब्रांड वैल्यूएशन यानी कि मूल्यवान, कीमती, उसके अनुसार हाल ही में LIC को बीमा ब्रांड की सूची में कौन से रैंक पर रखा गया है। अगर मूल्यवान बीमा ब्रांड के मतलब ये मूल्यवान के रूप में पूछे कि मूल्यवान के रूप में किस LIC को किस रैंक, कौन सा रैंक दिया गया है, तो वो 10वें नंबर पर रखा गया है इसको। लेकिन अगर क्या पूछे, अगर ये पूछे कि सबसे मजबूत, तो एक मूल्यवान पूछता है और एक मजबूत पूछता है। तो अगर ये मजबूत पूछता है कि सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड के रूप में LIC को कौन सा रैंक दिया गया है, तो वो है 3rd। कौन सा है? 3rd रैंक। अगर मूल्यवान पूछे, मूल्यवान सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड LIC जो है वो 10वें नंबर पर है। और अगर पूछे मजबूत, सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड, तो LIC की रैंक क्या है? 3rd नंबर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ब्रांड फाइनेंस ने रिपोर्ट जारी किया 100, इसका जो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में इसमें जो LIC है उसको वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में इसे रैंक दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर पूछे मूल्यवान तो क्या हो जाएगा? मूल्यवान 10 पर हो जाएगा LIC, और अगर मजबूत पूछे तो 3rd पर हो जाएगा LIC। लेकिन अगर यही पूछे कि ये तो 3rd पर है, तो सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड के रूप में कौन उभरा है, किसको रैंक दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। ये तो LIC का क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन अगर पूछ ले सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड, तो उसका नाम क्या है? पिंग
पिंग एंड इंश्योरेंस, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये आखिर है कहाँ का। इंश्योरेंस, पिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ लिख दे रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा होगा, पिंग एंड बाकी ये इंश्योरेंस, तो ये कहाँ का है, चीन का है। सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड पिंग एंड इंश्योरेंस कहाँ का, चाइना का। अगर पूछे, ये तो मूल्यवान मैंने बताया, लेकिन सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड, सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड ये कौन है मजबूत में, तो ये पोस्ट इटालियन, अब इटालियन है तो इसका मतलब ये कहाँ का है, इटली का है। पोस्ट इटालियन सबसे मजबूत, टॉप पर, फर्स्ट पर यही आया है जो कि इटली का है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की श्रेणी में इटली का क्या है, पोस्ट इटालियन है। और पोस्ट इटालियन के बाद दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है अमेरिका का क्या है, मैप फ्रे। और थर्ड नंबर पर भारत का LIC। सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की श्रेणी में देखा जाए तो इटली का पोस्ट इटालियन, एंड सेकेंड पर US का मैप फ्रे, एंड थर्ड पर भारत का LIC है। लेकिन अगर सबसे मूल्यवान में पूछे कि सबसे मूल्यवान कौन सा है, तो जो चीनी फर्म है पिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये क्या है, ये सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड के रूप में चीन का उभर करके सामने आया है। और ये जो चीन का जो है पिंग एंड इंश्योरेंस, ये पिछले साल की तुलना में 2021 में जो इसकी ब्रांड मूल्य थी उसमें 26% की गिरावट के बाद भी ये क्या है, सबसे मूल्यवान के रूप में उभरा है। अगर LIC का ब्रांड मूल्य बात करें कि LIC का ब्रांड मूल्य क्या है, तो 2021 में लगभग 7% बढ़ करके 2021 में लगभग 7% बढ़ करके ये कितना हो गया है, $8.65 बिलियन हो गया है। ये बढ़ गया है 7% बढ़ करके कितना हो गया है, $8.65 बिलियन हो गया है LIC का ब्रांड मूल्य। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सारा जितना भी समझाना था। और अगर LIC की बात करें तो LIC की स्थापना भी कल ही बताया था, फिर आज डिस्कस कर ले रहे हैं कि LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं, MR कुमार। स्थापना LIC 1956, हेडक्वार्टर मुंबई और इसके अध्यक्ष MR कुमार। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, इसको क्या करिए, जितना स्टार बनाना है बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM, क्या क्वेश्चन कह रहा, OECM। तो OECM जो है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो इसे क्या साइट घोषित किया गया है, तो किसको किया गया है, तो अरावली जैव विविधता पार्क को। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर है। ये तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ, तुरंत आ गया होगा, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या दिमाग में आया होगा, राजस्थान। तो जिसके भी दिमाग में राजस्थान आया है वो सभी क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। और एग्ज़ाम में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो श्योर है राजस्थान लगा करके चला आएगा।
क्योंकि अरावली राजस्थान में, यह सबको पता है। लेकिन ये अरावली जैव विविधता पार्क जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, जिसको अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में से घोषित किया है। अभी बता रहे हैं कि ये OECM है क्या, जिसको ये घोषित किया है। तो ये उम्मीद है क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिए, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो मंत्रालय है, उन्हीं के द्वारा ये जानकारी दी गई है। कब जानकारी दी गई? जब वेटलैंड डे था। और वेटलैंड डे कब मनाया गया था? 2 फरवरी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो OECM है, OECM ये IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो IUCN है, उन क्षेत्रों को OECM का टैग देता है जो संरक्षित नहीं है। मतलब उन्हें संरक्षण का क्या है, संरक्षण के जोन में नहीं रखा गया है, संरक्षित वो नहीं है, तो नहीं है। फिर क्या है? तो IUCN उन क्षेत्रों को इसका टैग देता है जो संरक्षित नहीं है। लेकिन अगर संरक्षित नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो जो एरिया है, वो जो रीजन है, वो जैव विविधता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, समृद्ध है, जैव विविधता से वो समृद्ध एरिया है। तो उसको क्या किया जाता है? ये टैग दिया जाता है OECM का, जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, वो जैव विविधता से क्या है, समृद्ध एरिया है। ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं OECM बता दिया कि ये क्या है, एक ऐसी स्थिति है जैसे क्या नाम है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है लेकिन ये संरक्षण इसको प्राप्त नहीं है। तो ये जो पार्क है, अरावली जैव विविधता पार्क है, ये आप देख रहे होंगे इमेज में, ये पार्क है। तो ये पार्क जो है एक कभी किसी टाइम यहाँ पर एक गड्ढा था, खनन का काम यहाँ होता था, खनन था, तो वो खनन होता था तो जिसको छोड़ दिया गया। तो 10 सालों में यहाँ पर ये जो गड्ढा था, ये पूरा एरिया क्या हुआ, ये पूरे हरे भरे जंगल में बदल गया। और अब इसमें देखा जाए तो पौधों की करीब कितनी, लगभग यहाँ पर 400 देशी प्रजातियाँ हैं, देखने को मिली हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें जैव विविधता, यहाँ टर्म आया है, यहाँ एक टर्म आया है, क्या नाम है उसका? जैव विविधता। जैव विविधता जो है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और इस जैव विविधता पर कौन सा घोषणा पत्र है? कुनमिंग घोषणा पत्र। कुनमिंग घोषणा पत्र इस जैव विविधता पर। तो ये COP15 में कौन, जैव विविधता जो है COP15 में यहाँ पर कुनमिंग घोषणा को, इसको स्वीकार किया गया था। करीब 100 से ज़्यादा देशों ने इस पर क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया था। और इसमें इस घोषणा पत्र के अनुसार क्या हुआ था, कुनमिंग घोषणा पत्र जो है, इसके अनुसार जितने भी लोगों ने वहाँ पे साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, तो उनको ये मतलब इस जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत क्या करना था कि जो मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने से संबंधित जैव विविधता संरक्षण के महत्व को उनको पहचाने जाने का अनुरोध किया गया था। तो अब इसे जैव विविधता पार्क घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा इसको टैग दे दिया गया है। किसका टैग दिया गया है? OECM। तो ये ध्यान रखिएगा, OECM, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला, अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। और ये अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में मिलेगा आपको, ब्राज़ील में देखने को। और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला एरिया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनाया जाएगा?
कहाँ बनाया जाएगा, देश का पहला आर्टिफिशियल कोर्स कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल, ये एमपी वाले तो बहुत ध्यान से इसको देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एमपी से आज करीब 2-3 क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं डीप जा करके। तो देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनाया जाएगा, तो भोपाल में बनाया जाएगा। ये देख रहे होंगे, अब आपको बता दे रहे हैं कि सलालम, तो ये जो भोपाल सिटी है वो यहाँ जो देश का पहला, ये कैसा आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब इसको बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो कहाँ बनाया जाएगा, मतलब बनने ये जा रहा है, तो कहाँ पर, भोपाल में बनने जा रहा है। तो ये क्यों बनाया जा रहा है, रीज़न, तो जो एशियाड और ओलंपिक होने वाले हैं उसकी तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है, कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से किया जा सके, तो इसके लिए ये कृत्रिम तरीके से सलालम कोर्स बनाया जा रहा है। और अबाउट इसमें 10 to 15 करोड़ का खर्च भी होगा, तो उससे हमें नहीं मतलब है कितने का खर्च है, बस किसके लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, कैसा है, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो एशियन गेम 2022 है, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम, कौन सा गेम पूछ ले कोई पता नहीं है, तो हमें सारा पता होना चाहिए। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन जो होने वाला है, आयोजन जो होने वाला है वो 10 से 25 सितंबर के बीच कहाँ पर होगा, ये ध्यान रखना है। चीन में होने वाला है, चीन के किस शहर में होने वाला है, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर थोड़ा, चीन के होंगझोऊ शहर में, वहाँ के नाम भी थोड़ा क्या बहुत अजीब होते हैं, एक मिनट क्लियर नहीं है, होंगझोऊ, यहाँ लिख दे रहे हैं होंगझोऊ। तो चीन के किस जगह पर होने जा रही है, चीन के होंगझोऊ शहर में ये एशियन गेम 2022 होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देख लेते हैं कि सलालम है क्या, तो आप थोड़ा सा इसको मैं एक मिनट जूम कर दे रही हूँ, क्लियर तो नहीं है बट फिर भी समझाने के लिए, ये देख रहे होंगे, ये कुछ लिया हुआ है बंदा यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये लिया हुआ है इसको बोलते हैं चप्पू, क्या बोलते हैं इसको, चप्पू। तो ये जो प्लेयर्स होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, वो इसी के सहारे, चप्पू के सहारे, जो पानी की स्पीड होगी, पानी का जो बहाव होगा, तो उसकी विपरीत दशा में, पानी की विपरीत दिशा में ये क्या करेंगे, अलग अलग गेट के बीच से ये मतलब इनको क्या होना होता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इनको निकलना होता है, और जो सबसे बेहतर टाइमिंग के साथ इससे निकल जाता है उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है, उसी को ही मेडल मिलता है। तो ये आप देख रहे होंगे इसी के सहारे, तो ये मतलब पानी के बहाव की दिशा में इसमें चलना रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एमपी के जो खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, यशोधरा राजे सिंधिया, तो उन्होंने ही इसका मतलब ये क्या नाम है, ये इसका निर्माण किया जाएगा, उन्होंने ही ये घोषणा की है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल रूप से इसे बनाया जा रहा है, कृत्रिम रूप से इसको बनाया जा रहा है, तो इसके मतलब एक प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक सलालम कोर्स भी है, वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी नेचुरल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि हम लोग भोपाल पढ़ रहे हैं, भोपाल एमपी में ही है, तो ये तो सबको पता है। तो एमपी अभी मैंने बताया था, कल परसों में भी ही बताया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, वृक्ष और वन की दृष्टि से, कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे आगे कौन है, सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश है। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मिजोरम है। अगर सबसे कम पूछे कि प्रतिशत और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर है, तो हरियाणा। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है, वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट आपको एकदम बाई टंग होना चाहिए हमेशा, इसीलिए जब कोई क्वेश्चन आता है तो मैं एक बोल देती हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ये क्लियर हो गया होगा।
एमपी जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में है। भोपाल में क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये क्लियर हो गया होगा। एमपी में ही क्या नाम है, भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री। तो भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी, तो ये किसने की थी, क्वेश्चन पूछता है, तो किसने की थी, क्या नाम है उनका, वाकड़कर महोदय ने की थी। तो ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वाकड़कर, यहाँ लिख दे रहे हैं वाकड़कर, पूरा नाम मुझे नहीं याद है, बस इतना ही याद है तो बता दे रहे हैं, वाकड़कर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यही एमपी रायसेन जिले से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एशियन गेम मैंने बता ही दिया। अगर पूछ ले कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होने वाला है, बर्मिंघम में होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये बीजिंग चीन में। फीफा कतर दोहा, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर पूछ ले नेशनल पार्क की बात कर ले मध्य प्रदेश, तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये सब अब तो आपको एकदम रट जाना चाहिए, अब इतनी बार बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा था 2021 वाला, तो अब 2022 वाला भी देख लेते हैं। तो 2021 जिसको पता है वो 2020 भी आंसर लगा ही लेगा, क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो वो है अपना क्या, उत्तर प्रदेश। ये देखिए उत्तर प्रदेश, ये झांकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये झांकी। तो इस झांकी में क्या दिखाया गया है, इस झांकी में क्या दिखाया गया है, आपको पता चली गया। ये बाबा विश्वनाथ, और एक मिनट, बाबा विश्वनाथ ये पूरा देख रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ ये आप देख रहे होंगे, ये रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है इस टाइप का, ये आप देख रहे होंगे। तो ये क्या है, इसकी थीम क्या रखी गई थी, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। तो बाबा विश्वनाथ का ये पूरा निकला हुआ है, एक जिला एक उत्पाद। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पूछे लोकप्रिय झांकी का दर्जा किसको मिला है, लोकप्रिय झांकी अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ दर्जा किसको मिला है, तो झांकी का, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। और अगर लोकप्रिय पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, लोकप्रिय कैटेगरी में किसको मिला है, तो वो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है, वो महाराष्ट्र को मिला है। तो दोनों नोट करिएगा, दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसमें। अगर पूछे कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, केंद्रीय, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी घुमा के दे सकता है, वो हमें नहीं पता, हमें सबको साथ लेकर के चलना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में CISF को बेस्ट मार्चिंग दल चुना गया है। तो बेस्ट मार्चिंग दल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में CISF, इसको क्या किया गया है, बेस्ट मार्चिंग दल के लिए चुना गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। सेनाओं में देखा जाए तो किसको चुना गया है, भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। अगर यही पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पूछे, यानी लोकप्रिय में पूछे, सेना की दृष्टि में कि सेनाओं में किसे चुना गया है, एक तो जैसे अभी मैंने झांकी का बताया सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय, लाइक दैट इसमें नौसेना में भी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में भारतीय नौसेना को चुना गया है, और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना को चुना गया है।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा आपको। अगर कन्फ्यूज़न हुआ भी होगा थोड़ा बहुत तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो दोनों फिर से बता रहे हैं कि सेनाओं में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल तो भारतीय नौसेना, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पूछे यानी लोकप्रिय कैटेगरी में पूछे तो भारतीय वायुसेना फर्स्ट पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और गणतंत्र दिवस परेड में 9 मंत्रालय की झांकी को भी शामिल किया गया था। कितने मंत्रालय? 9 मंत्रालयों की झांकी को। और अगर इन 9 मंत्रालयों में पूछा जाए तो कौन विजेता रहा, तो संयुक्त रूप से 2 लोग विजेता थे, 2 मंत्रालय विजेता था। कौन सा 2? एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एक शिक्षा मंत्रालय। कौन सा 2 मंत्रालय? जो 9 मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया था, शामिल हुए थे, उन दोनों में संयुक्त रूप से जो उन 9 में दो थे विजयी हुए हैं संयुक्त रूप से। तो वो कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय एंड सेकंड कौन है? शिक्षा मंत्रालय। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस बार जो थे परेड में कितने राज्य की परेड को शामिल किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 12 राज्य की परेड को शामिल किया गया था। कितने? 12 राज्यों की परेड, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, ये सारे राज्य क्या थे? शामिल थे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो तारीफ हुई सबसे ज़्यादा तो यूपी, महाराष्ट्र और जम्मू की झांकी की हुई। और इस बार ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि किस राज्य की इस बार झांकी को शामिल नहीं किया गया परेड में, तो पश्चिम बंगाल। ये बहुत ज़्यादा चला था बीच में, करंट में था। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल को इस बार के परेड में शामिल नहीं किया गया। इवन उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया था कि झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर झांकी प्रदर्शन करने की तैयारी उन्होंने की थी, लेकिन क्या हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, इसको शामिल नहीं किया गया था। इवन यहाँ का जो मैटर था वो हाई कोर्ट तक भी पहुँच गया था कि अब कुछ रीज़न रहा होगा कि क्यों नहीं शामिल किया गया, उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। बाकी ये ध्यान रखिएगा किसको नहीं शामिल किया गया। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो बहुत मतलब स्पेशल था। कैसे स्पेशल? एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। और ऐसी कई चीज़ें थी जो इस बार पहली बार हुई। जैसे कि पहली बार क्या हुई कि अब तक जो राजपथ पर इस बार अब तक का सबसे बड़ा जो था फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। सबसे बड़ा अब तक का जो था फ्लाई पास्ट का आयोजन किया, जिसमें वायुसेना ने अपनी प्रदर्शन दिखाया। और वहीं देखा जाए तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में 1000 ड्रोन्स के माध्यम से भी प्रदर्शन किया गया था। 1000 ड्रोन्स के माध्यम से, किसमें? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी आप लोगों को पता है, वो मैंने डिस्कस किया था। और इस बार देखा गया कि जो स्कॉटिश धुन थी अबाउट विथ मी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, अबाउट विद मी। हम सारा इसलिए नहीं लिख रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, इसलिए 2-3 बार हम एक ही चीज़ को बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो इस बार जो धुन थी, ये धुन कौन सी धुन थी? स्कॉटिश धुन। जहाँ मुझे लगता है कि लिखना चाहिए वो हम लिख देते हैं, स्कॉटिश धुन। तो जो स्कॉटिश धुन थी अबाउट विद मी, तो इस बार बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा नहीं थी, हमेशा ये रहती थी, तो इस बार ये हिस्सा नहीं थी। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी क्या होता है ना, कूट के उसमें पूछ लेता है। और ये जो धुन थी अबाउट विथ मी, स्कॉटिश धुन जो थी, ये 1950 से भारतीय सेना द्वारा इसको बजाई जा रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये इसका हिस्सा नहीं थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बोला था कि जो 2021 का पता होगा उसको 2022 का भी आंसर कर लेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भी ये जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा था वो यूपी को ही मिला था। यानी ये इसको लगातार दूसरी बार राज्यों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ उसमें पहले रैंक पर यही आया है, उत्तर प्रदेश ही। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट टाइम जो 2021 में इसने झांकी अपना प्रदर्शित किया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, वो क्या था? राम मंदिर का था। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा सारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए और देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। तो जो सोनाली सिंह है, इनको किसके स्थान पर? दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? दीपक दास के स्थान पर। और ये जो दीपक दास हैं
ये 31 जनवरी 2022 को क्या हुए हैं, रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इन्हीं के जगह पर जो सोनाली सिंह है, ये CGA, इसको क्या बोलते हैं, CGA। अब इसको ये मत समझ जाइएगा कैग, क्योंकि ये कैग अलग है और ये अलग है। CGA का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसको क्या बोलते हैं, CGA का मतलब C से कंट्रोलर, G से जनरल, ऑफ, A से अकाउंट्स। और वो जो कैग होता है CAG, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ऑडिटर, ये ऑडिटर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है, अकाउंट है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। यानी CAG है, ऑप्शन में आ गया तो गिरीश चंद्र मुर्मू लगा करके, ऑप्शन में तो श्योर वो लोग दे देंगे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू लगा के आप लोग ऐसा ना हो चले आइए। तो ध्यान रखना है कि CAG है कि CGA है, तो ये ध्यान रखना है। तो कैग अलग हो गया, CA, और ये CGA अलग हो गया। तो जो CGA बनाया गया है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो इस पद पर जो नियुक्त किया गया, वो किसको नियुक्त किया गया, सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है दीपक दास के स्थान पर। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये जो है, ये जो अतिरिक्त प्रभार है, लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार है, ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत आता है। व्यय विभाग के तहत, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत आता है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, जबकि किसका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है, कैग का है, CGA का नहीं है। ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है, के तहत आता है। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर चलिए इसी बात पर कैग भी देख लेते हैं फटाफट। कैग जो है, वैसे लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हमको डिस्कशन भी स्पेशल टॉपिक पर करना है। तो जो कैग है, कैग का अनुच्छेद किसमें है, 148 में है। तो अगर कैग की बात की जाए तो इनका टोटल आर्टिकल जो चलता है, अनुच्छेद 148 से 151 चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए हैं, इसको तो एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। और कैग का जो है कि भारत का एक कैग होगा, भारत के, तो इसका प्रावधान 148 में है, जो क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और उनके द्वारा जो नियंत्रित संस्थान होते हैं, उनके आय व्यय की ये क्या करता है, जांच करता है। और यह संस्था जो है सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामले को भी समय समय पर क्या करती है, प्रकाश में लाती है। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 148 में इसका मतलब 148 आर्टिकल में इसका प्रावधान है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये कैग के नियुक्त होने का प्रावधान किया गया है, मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो इसमें से वो होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होने थे वो मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिए हैं। और हाँ, एक और लाइन याद रखिए, जो कैग होता है, CAG होता है कैग, जिसको क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है, नियंत्रक महापरीक्षक जो होता है, तो ऑडिटर। तो ये जो होता है, ये लोक लेखा समिति का क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक या मित्र कौन होता है, तो ये कैग होता है। या ये पूछ ले कि कैग का पथ प्रदर्शक या मित्र कौन होता है, तो लोक लेखा समिति होता है। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहें, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बन जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी 6 फरवरी 2022 को। तो ये भारत है। ये देख, एक मिनट, ये देखिए। तो भारतीय टीम जो है 6 फरवरी को कौन से स्टेडियम में ये मैच होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अगर किसी को नहीं पता है, ये पहले जो स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या है, यहीं पर होगा। और ये किसके खिलाफ होगा, भारत, और किसके खिलाफ होगा, वेस्ट
वेस्ट इंडीज़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसके खिलाफ ये होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और भारत जो है इसमें क्या होगा, 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बन जाएगी। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और यहाँ तक भारत को पहुँचने में करीब 48 साल लग गए हैं, 48 साल। और ये जो टीम इंडिया है वो 1000 वनडे खेलने वाली पहली और ओवरऑल दूसरी टीम बन जाएगी। 1000 वनडे खेलने वाली पहली और ओवरऑल दूसरी टीम बन जाएगी, ये भी ध्यान आपको रखना है। और ये भारत ने जो पहला वनडे मैच खेला था, भारत ने पहला वनडे मैच जो खेला था 1974 में, 1974 में किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और किसकी कप्तानी में, अजीत वाडेकर की कप्तानी में, अजीत वाडेकर की कप्तानी में। तो ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर सेशन समझ आ रहा हो, पसंद भी आता हो आपको, तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूला करिए। इसको शेयर करिए और लाइक कर दिया करिए, और जो नए देख रहे हो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, एक क्वेश्चन और एमपी का आ गया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या किए जाने की मंजूरी मिली है। तो या क्या क्वेश्चन है कि होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या किए जाने की मंजूरी मिली है, तो नर्मदापुरम। तो जो वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ये उनके द्वारा ये मंजूरी दी गई है। तो नर्मदापुरम, और इस नर्मदापुरम और हाँ, ये जो नर्मदापुरम का जिला है, यहाँ एक जिला है जिसका नाम क्या है, मतलब इस जिले में, नर्मदापुरम तो जिला है, तो इस जिले का एक कस्बा है, एक मिनट, इस जिले का एक कस्बा है, जिसका क्या नाम है, बाबई। तो ये बाबई, जो नर्मदापुरम जिले का कस्बा बाबई है, इसको एक और घोषणा की गई है कि इस बाबई कस्बे का नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा, माखन नगर कर दिया जाएगा। बाप भी सोच रहे होंगे कि क्या क्या नाम रख दिया जाता है, लेकिन माखन नगर क्यों किया जा रहा है ये भी बता रहे हैं। एक मिनट, मैंने बाबई कस्बे का क्या बताया कि क्या नाम रखने की घोषणा की गई है, मंजूरी मिली है, माखन नगर। अब माखन नगर क्यों रखा गया है, क्योंकि माखन किसके नाम पर रखा गया, अब दिमाग में थोड़ा आ जाना चाहिए, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि जो प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार हैं, प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार, क्या नाम, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्हीं के नाम पर ये रखा जा रहा, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर ही ये माखन नगर, बाबई कस्बे, जो नर्मदापुर जिले का बाबई कस्बा है, उसका नाम बदल करके ये किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें होशंगाबाद की, जो होशंगाबाद था तो ये किसके नाम पर पड़ा, जो कि अब चेंज करके क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। तो जो होशंगाबाद है, तो मतलब पहले जो नाम था, अब तो ये किया जा रहा है। तो जो मालवा के द्वितीय राजा थे, मालवा के द्वितीय राजा गौरी वंश के, मालवा के द्वितीय राजा गौरी वंश के होशंग शाह, क्या नाम था उनका, होशंग शाह के नाम पर ये नाम पड़ा था होशंगाबाद। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एमपी के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है सब कुछ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हाल ही में चंद्रयान 3, जितना स्टाइल बनाना हो पूरे कॉपी में बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, तो कब की गई है, अगस्त 2022, अगस्त 2020 में इसरो के द्वारा, इसरो इस साल क्या करेगा, ये लॉन्च करने वाला है। इसरो पता होगा आप लोग को, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 साल पहले ये क्या हुआ था, जो 2 साल पहले चंद्रमा मिशन था, मून मिशन के दौरान इसरो का जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद की सतह से टकरा गया था, और इस रीजन से ये जो मिशन भेजा गया था चंद्रयान 2, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो अब क्या होगा, इसलिए जब फेल हो गया, सक्सेस तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी अभी वहाँ पर
क्या है कि जो अभी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर वहाँ पर है उसका भी क्या होगा, इस्तेमाल होगा, इसमें किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 इसीलिए भेजा जा रहा है कि जो हमारा जिस रीज़न से भेजा गया था वो क्या हो, सक्सेस मिले, इसके लिए चंद्रयान 3 किया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान अब 3 आया यानी फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड तो 2019 में ऑलरेडी मैंने बताया कि 2019 में गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको किया गया था, लॉन्च किया गया था GSLV। एक मिनट ये लिख ही लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 1 2008 में किसके द्वारा, PSLV-C11 के द्वारा भेजा गया था। अगर चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 की बात करें तो ये 2019 में भेजा गया था GSLV MK3 M1 के द्वारा इसको भेजा गया था। और इसमें लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, बहुत बार पूछा गया था ये लास्ट टाइम क्वेश्चन में। और तो पता होना चाहिए, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इन सब के लिए। तो ये जो लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, तो ये 2 उसमें डाला गया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बार चंद्रयान 3 जो है इसमें एक ऑर्बिटर होगा और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। इस चंद्रयान 3 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। चंद्रयान 3 ये चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वो हमारा क्या हुआ था, चांद पर क्रैश हो गया। तो तीसरा मून मिशन जो है हमारा, ये मून मिशन है। तो चंद्रयान 2 के चांद पर क्या हो गया था, क्रैश होने के बाद इसको तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, भेजा जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो अभी भी जो उसका ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की सतह के ऊपर घूम रहा है, तो उसी को यूज़ करके ये चंद्रयान 3 क्या किया जा रहा है, ये भेजा जाएगा। तो इसरो जो है ये ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने की क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। तो अब इसरो की बात कर लेते हैं। इतनी बार इसरो का नाम मैंने लिया है तो इसरो भी जानना जरूरी है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और अभी हाल ही में इसके 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं S सोमनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, S सोमनाथ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सैटरडे स्पेशल है तो सैटरडे स्पेशल अभी बता रहे हैं, फटाफट कल का क्या करते हैं हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। 2022-23 के अनुसार PM विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने चैनल तक बढ़ाया जाएगा, तो 200। 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। केंद्रीय बजट 22-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा हुई है, यह किससे संबंधित है, MSME से। हाल ही में किस देश द्वारा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है, अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया गया है, तो पंजाब। कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की, उसका क्या नाम है, INS वागीर। जनवरी 2022 में किस IIT में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक आभासी समारोह में आयोजित किया गया था, IIT धारवाड़। परम प्रवेगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। किस खिलाड़ी को ICC ने हाल ही में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, डेरिल मिशेल को। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है, ताहिती द्वीप। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान एग्जाम में पूछा भी था, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये आप क्लियर हो गया। तो चलिए आज का हम अपना स्पेशल टॉपिक डिस्कस करते हैं। थोड़ा लेट होगा, वीडियो लंबा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ फालतू डिस्कशन नहीं हो रहा है और सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, तो आज का टॉपिक है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो हम शॉर्ट में ही बताएंगे, बहुत डीप नहीं जाने वाले, फटाफट बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला संशोधन जानना जरूरी है कि हमारा पहला संशोधन,
तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में। हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट करते चलिएगा क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी? 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें सातवें संशोधन की, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 यूटी को पुनर्गठित किया गया था। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा केंद्र और राज्य का पुनर्गठन करके 14 राज्य और कितने यूटी? 6 यूटी को क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जब भी हम यूटी बोले समझ जाइए आप लोग कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ही है। अगर हम बात करें 10वें संविधान संशोधन की, 10वें, तो ये 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1961 में। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में। तो इसमें क्या हुआ था कि इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि पुर्तगालियों की अधीनता से जो मुक्त हुआ था, क्या हुआ था? पुर्तगाली के मतलब पुर्तगालियों के अधीन कौन सा था? दादरा नागर हवेली। तो इसको क्या किया गया था? इसको मुक्त करके संघ में, भारतीय संघ में शामिल किया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। दादरा नागर हवेली, तो ये किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। तो उसके मतलब उसकी दास्ता से मुक्त इसको क्या किया गया था? भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगर बात करें 12वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का क्या किया गया था? विलय किया गया था। गोवा, दमन और दीव का विलय किया गया था 1962। 14वां संविधान संशोधन की बात करें, 14वां, तो 14वां भी क्या हुआ था? 1962 में ही हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को यूटी के रूप में भारत में विलय किया गया था। यूटी के रूप में किसको? पांडिचेरी को क्या किया गया था? भारत में विलय किया गया था। अगर बात करें 18वां, ये हम कई बार आप लोगों को क्या करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे क्या करेंगे, नया टॉपिक नहीं कुछ, अब जो हम डिस्कशन कर चुके होंगे उसको क्या करेंगे? रिवीजन में डालेंगे। तो बार बार अगर हम यही चीज़ रिवीजन करेंगे तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे नोट कर लीजिए, कभी भी आपको मन हुआ पढ़ने के लिए, खोजने लगे कुछ भी, तो वो होना चाहिए। तो बाकी आपको क्या, रिवीजन कराना मेरा काम है और आपको ईमानदारी के साथ पढ़ने का, पूरा वीडियो देखने का काम आपका है, बाकी रिवीजन कराना मेरा काम है। तो अगर ईमानदारी से आप पढ़ें तो ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, अगर ईमानदारी से पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखते हैं तो। बाकी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। चलते हैं देखते हैं 18वां संशोधन जो है 1966। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो पंजाब राज्य है, तो रिवीजन करा हम बार बार कराते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा डीप हम जहाँ बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी बस सुनिए, रिवीजन हम कराते रहेंगे तो वो माइंड में कहीं ना कहीं आपके बैठ जाएगा। तो 18वां संशोधन जो होता है 1966 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये क्या किया गया था? यूटी बनाया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 21वां संशोधन, 21वां, ये हुआ था 1971 में। इसके द्वारा क्या हुआ था कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 24वां जो है, 24वां संशोधन, एक मिनट, 21वां मैं बता रही थी, सॉरी, 21वां पहले देख लीजिए। 21वां संशोधन जो है ये 1967 में हुआ था, 1967 में। तो इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। 21वां संविधान संशोधन जो था 1967 में, तो इसमें जो हमारी अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, उसमें 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में भाषा है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो भाषा है सिंधी भाषा, उसको क्या किया गया? ऐड किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें 24वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, 24वां संशोधन, तो ये हुआ था 1971 में। इसके द्वारा क्या किया गया था कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक तुरंत कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये हो गया 24वां, मैंने बता दिया आपको। और तो ये हो गया। अब 45 देख लेते हैं। 45 जो है, ये
1974 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें 36वें संविधान संशोधन की, जो कि कब हुआ था, 1975 में। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। 45 में क्या हुआ था, सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वें संशोधन में क्या किया गया था, उसको भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। और अगर बात करें 42 अमेंडमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन 1976। तो ये संविधान संशोधन जो था, ये उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, ये संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम में ये संशोधन हुआ था 1976 में। और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितने पॉइंट बताए हैं सब इम्पोर्टेंट है। इस संविधान संशोधन में टोटल कितने प्रावधान थे, 59 प्रावधान थे। कितने प्रावधान थे, 59 थे। अब इस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया, क्या क्या ऐड किया गया, तो पहली चीज तो प्रस्तावना जिससे हमारा स्टार्ट होता है। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता पूछता है कि प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा किन 3 शब्दों को ऐड किया गया। आज मैंने ये क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड मैंने लक्ष्य तक आपके साथ जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फंसने वाले होंगे एग्जाम में, सारे मैंने वहाँ शेयर किए हैं। तो जो भी उससे नहीं जुड़ा है जा करके उससे जुड़े और वो सॉल्व करें। मैं डेली उस पर क्या करूँगी, एक एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसमें से शेयर करते रहेंगे। तो वो आप जा करके प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। तो ये हो गया। तो पहला मैंने क्या बोला कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दूसरा क्या किया गया कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में, मौलिक कर्तव्य तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके एक लेक्चर में सैटरडे स्पेशल में ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है कि ये किसमें है, 4th A भाग का कौन सा है, 4th A। और आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे। और अब कितने हो गए, 11। और 11 ये कौन से 11 जो 86वां संशोधन है उसके द्वारा एक और जोड़ा गया और उसमें क्या हो गया, 11 हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात और क्या जोड़ा गया तो शिक्षा, वन्यजीव, राज्य सूची के जो विषय थे, शिक्षा, कौन कौन से राज्य सूची के पहले थे जिसको समवर्ती में डाल दिया गया इसी 42वें संशोधन के थ्रू, शिक्षा, वन और वन्यजीव। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला है। और क्या किया गया 42 अमेंडमेंट के थ्रू, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो था उसको बढ़ा करके 5 से 6 कर दिया गया था। ये भी हो गया। और राष्ट्रपति को क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, 42 अमेंडमेंट के थ्रू ही किया गया। और संसद द्वारा किए गए जो संशोधन थे, संविधान संशोधन थे, उनको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ये भी 42 अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है 44। ये भी इंपॉर्टेंट है, 44वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कब हुआ था 1978 में। तो 44वें के द्वारा क्या हुआ, जो हमारा संपत्ति का अधिकार 31 के तहत जो हमारा पहले मूल अधिकार था उसको क्या किया गया, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो क्या है, कानूनी अधिकार है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटा करके क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। अभी मैंने बताया था कि 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 किया गया था, लेकिन फिर 44 अमेंडमेंट होता है और उसमें क्या किया जाता है, इसका कार्यकाल दोबारा घटा करके 5 वर्ष कर दिया जाता है। और क्या किया गया 44 के थ्रू अमेंडमेंट के थ्रू, तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उसमें आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। क्या लाइन बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, जो भी बोला है कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो अब क्या होगा, आंतरिक
आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, उसके आधार पर की जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट था किस अमेंडमेंट के थ्रू, 44 के थ्रू। और राष्ट्रपति, और क्या किया गया, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया, ये 44 अमेंडमेंट के थ्रू ही किया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर आता है उसके पास तो वो उस सलाह मानने के लिए उसके क्या होगा, बाध्य होगा। अब बात करते हैं 48 अमेंडमेंट की, 48वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1984 में। तो इसमें बस आप लोग इसको सुनिए खाली। संविधान का अनुच्छेद जो है 356 का क्लॉज जो 5 है, उसमें परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है 52, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी संविधान संशोधन 52 नंबर का, जो कि हुआ था 1985। इससे भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो 52वां जो संविधान संशोधन है 52 नंबर का 1985 में, इसके द्वारा क्या हुआ, जो अनुसूची 10 है, 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद नहीं मैंने बोला, अनुसूची 10वीं, तो अनुसूची 10वीं में क्या है, दल बदल कानून, इसको क्या किया गया, जोड़ करके इसके लिए कानून बनाया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं 56वां संशोधन जो है 1987 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया, गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। अब चलते हैं 61वां संशोधन, 61वां, तो इसको भी आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 61वां संशोधन जो है 1989। अब इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं क्यों है। इस समय तो करंट में भी है। 61वां संशोधन जो है 1989, इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो वोट डालने की उम्र है, मताधिकार की एज है, वो 21 से क्या कर दी गई, 18 कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है। 61वां 1989 संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो मताधिकार वोटिंग की एज है उसको 21 से 18 कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं 71वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए। 71वां संशोधन जो है 1992। तो इसके द्वारा क्या हुआ, 8वीं अनुसूची जो हमारी भाषा है, 8वीं अनुसूची, इसमें तीन भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा, KMN, या आप इसको नमक भी कह सकते हैं, नमक। अब NAMAK पूरा ना लिखिए, NAMAK। अब इसमें समझिए कि क्या हो जाएगा, A साइलेंट है, N से हो जाएगा नेपाली, M से हो जाएगा मणिपुरी और K से हो जाएगा कोंकणी। तो 71 में क्या मिला, नमक मिला। 71 रुपये में क्या मिला हमको, नमक मिला। तो नमक से यानी नेपाली, K से कोंकणी, M से मणिपुरी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 71वां और 73वां देख लेते हैं। 73वां भी इम्पोर्टेंट है। तो 73वां संशोधन 1992, इसके द्वारा क्या होता है, अनुसूची 11वीं, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था, अनुसूची 11, ये 11 अनुसूची को उसमें ऐड किया जाता है और पूरे देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है और ये 73वें संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। ये हो गया। 74, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74 भी अमेंडमेंट 1992 में ही हुआ था, 74वां 1992 में ही हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, 12वीं अनुसूची, उसमें 73 के द्वारा 11 अनुसूची जोड़ी गई और 74 के द्वारा क्या किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इसमें जोड़ करके ये नगरीय स्थानीय शासन यानी नगर पालिका, नगरीय स्थानीय शासन को क्या किया जाता है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 84 अमेंडमेंट की। तो इसमें क्या किया जाता है, एक 84 संशोधन 2001 में इसकी होती है, 2001 में। तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो 1991 की जनगणना, तो इसमें ये कहा जाता है कि 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को परिसीमन की अनुमति दी जाती है। परिसीमन की, अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कल के क्वेश्चन में कि परिसीमन किस आर्टिकल के तहत है, और वहाँ मैंने पूरा डिटेल पिन भी कर दिया है, तो जा करके आप पढ़ सकते हैं परिसीमन।
तो 84/2001 ये संशोधन 2001 में होता है। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में परिसीमन की अनुमति दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 86 संशोधन जो होता है ये होता है 2003 में। 86वां जो होता है अमेंडमेंट 2003 में होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। तभी तो मैंने बोला 86 के द्वारा 51 जो मौलिक कर्तव्य था 51 का ए 51 का ए जो था उसमें 11वां जोड़ा गया। तो ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया था। तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया, ये इसी के तहत हुआ। अब चलते हैं 91 अमेंडमेंट। 91 अमेंडमेंट जो था 2003 में हुआ। 91वां संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा क्या क्या होता है तो देखते हैं क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को क्या किया गया, सीमित करने के लिए और दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। 91 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको सीमित करने का और दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या किया गया इसमें, तो इसमें क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की जो संख्या होगी, मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा या उस राज्य की जो विधानसभा होगी, लोकसभा या उस राज्य की जो विधानसभा होगी उसकी कुल संख्या से 50%, उसकी कुल संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्या इसमें प्रावधान किया गया 91 के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा, तो अमेंडमेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे कितना, मतलब इससे अधिक नहीं हो सकती, तो यह ध्यान रखना है कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया 91 के थ्रू, तो छोटे राज्य के जो मंत्री होंगे, छोटे राज्य के, उनके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई, 12 निश्चित की गई। कितनी अधिकतम निश्चित की गई, 12। और 92 अमेंडमेंट जो आता है 92 नंबर का जो संशोधन आता है 2003 में, 2003 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत क्या किया जाता है, जो 8वीं अनुसूची है भाषा की, उसमें क्या किया जाता है, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, BDMS। तो इसको जैसे बॉडमॉस बोलते हैं, बॉडमॉस, तो बॉडमॉस के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली, बॉडमॉस के थ्रू याद कर सकते हैं। अब पूरी जरूरी थोड़ी कि सारी स्पेलिंग के साथ आना चाहिए, बस एक ट्रिक है जिसको आपको रखना है, बॉडमॉस BDMS, जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है शब्दों में, जैसे बॉड तो BD, मास MS, तो बॉडमास जो है तो B से हो जाएगा बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 103 संशोधन जो है उसके द्वारा क्या किया गया, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, इसको हटा दीजिए। 108 अमेंडमेंट देख लीजिए, 108वां, इसमें क्या किया गया, महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% आरक्षण, 33% आरक्षण इसी 108 अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया है। और 109वां संशोधन जो है इसमें पंचायती राज में महिला आरक्षण जो है, पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 से 50%, 33 से 50%, ये ध्यान रखना है। 110वां संशोधन, इसमें क्या किया जाता है, स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण, वही जैसे यहाँ पे पंचायती राज में है तो 110 में क्या है, स्थानीय निकाय जो हो जाएंगे उसमें भी यही सेम हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखना है, 109 110 में सेम ही चीज़ है, एक पंचायत से और एक स्थानीय निकाय से है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें 114वां संशोधन, तो 114वां संशोधन जो है इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो एज है वो 62 से 65 कर दी गई। और 115वां संशोधन जो है, 115वां, इसमें जीएसटी ऐड किया गया। और 117वां संशोधन जो है वो एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण, एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है पसंद आया होगा क्लास आपको। और एक और न्यूज़ बताना है आपको कि क्या नाम है उसका, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, मैंने इस बारे में आपको बताया था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, एक मिनट,
यहाँ होगा शायद कि नहीं, 1 मिनट, हाँ है। ये देखिए, मैंने बताया था कि 5 फरवरी को इसका अनावरण किया जाएगा, जो कि आज अनावरण हुआ है इसका। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण आज हुआ है, और ये ध्यान रखिए। और इसमें नरेंद्र मोदी हैदराबाद में आज संत श्री राम, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो आज अनावरण हो गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर छपने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो किया गया, ये किसके, उसमें संत श्री रामानुजाचार्य की है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, और ये मैंने बताया था कि जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची हाईएस्ट ऊंची, वो भी बैठी हुई प्रतिमा है, सिटिंग स्टैचू है, दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची स्टैचू है ये। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, बैठी हुई प्रतिमा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। और फर्स्ट पे क्या मैंने बताया था कि थाईलैंड में स्थित है जो सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, जो कि बुद्ध से रिलेटेड है। और बुद्ध की प्रतिमा कितनी है, 302 फीट है, और ये कितनी है, 216 फीट ऊंची है। तो ये आपको क्लियर। और ये कहाँ बन रहा है, कहाँ अनावरण किया गया, हैदराबाद के कहाँ पे, शमशाबाद में 45 एकड़ के भव्य मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। और मंदिर का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण मिश्र धातु पंचलोहा से किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे मैंने फैक्ट आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बार बार देखते रहिए जो भी मैंने बताया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर फंसेगा, तो बार बार रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन देखा करिए। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। और जो नए देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, और शेयर लाइक तो कर ही दिया करिए। और बाकी कमेंट आपको करना ही चाहिए कि अच्छा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये भी क्या करिए। आज कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, तो नेक्स्ट आपको फिर से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और नए क्वेश्चन फिर से करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।